कहते हैं कि कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सब कुछ तबाह करके ले जाती है। नेपाल में किसी ने सोचा भी नहीं था कि 26 अगस्त की तारीख नेपाल के इतिहास में विनाश की तारीख के रूप में दर्ज हो जाएगी। आज सुबह 9 बजे लोग सामान्य जीवन जी रहे थे नेपाल में, और नेपाल का जिला है रसुआ। वहां पर अचानक बाढ़ आई तो सब कुछ बहा करके ले गई। सुबह 9 बजे के आसपास जो भोटे काशी नदी है, उस नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया और पानी ने जिस तरीके से प्रलय मचाई, यकीन मानिए इस तरीके की बाढ़ नेपाल ने पहले कभी नहीं देखी थी। पानी के सामने जो आया वो बहता चला गया। क्या घर, क्या मकान, क्या बाजार, क्या दुकान, और तो और कई हाइड्रो पावर प्लांट उखड़ के बह गए। कितने लोग बह गए नहीं पता, कितने घर बह गए नहीं पता, कितने पुलिसकर्मी, सशस्त्र बल, सेना के जवान जो लोगों को बचाने में जुटे थे बह गए नहीं पता। आंकड़े मोटे मोटे आ रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। यह आंकड़ा 1000 से ज्यादा हो सकता है। माफ कीजिए, 1000 से ज्यादा हो सकता है। हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि कम से कम डैमेज हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बच सके। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा आ रहा है वो बड़ा भयावह है। अब ये सब हुआ कैसे, ये समझने की जरूरत है। और इस पूरी बाढ़ का असर नेपाल के रसुआ जिले से आगे और कितने जिलों में जा सकता है। इतना ही नहीं, यह बाढ़ अगर इस तरीके से और आगे बढ़ती चली जाती है तो नेपाल से सटे हुए भारत के यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, और भारत सरकार ने किस तरीके के अरेंजमेंट वहां कर दिए हैं, यह भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले समझिए कि आखिरकार हुआ क्या। भोटे कोशी नदी जो है वो चीन के तिब्बत से निकलती है, और उसका जो बहाव है, चूंकि तिब्बत जो है वो थोड़ा हाइट पर है, नेपाल नीचे की तरफ है, तो तिब्बत से निकली हुई ये जो भोटे कोशी नदी है वो नीचे की ओर बहती है। और हुआ कुछ यूं, ये आकलन लगाया जा रहा है, चूंकि इतनी बारिश हुई नहीं तो बाढ़ आने का कोई सवाल पैदा होता नहीं। नेपाल में जो मौसम विभाग है, जो मौसम पर निगाह रखने वाले एक्सपर्ट हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बारिश इतनी नहीं हुई है। 24 घंटे से बारिश हो रही है, लेकिन वो इतनी नहीं हुई है कि इतनी प्रलयकारी बाढ़ आ सके। तो हुआ क्या कि तिब्बत से निकलने वाली जो भोटे कोशी नदी है, वो उसमें कहीं तिब्बत में कोई ग्लेशियर रहा होगा, वो ग्लेशियर फटा होगा, और ग्लेशियर फटने से अचानक से जो जल स्तर है वो बढ़ गया, और वो ऊपर से बहता हुआ पानी जो है नीचे, वो प्रलय के रूप में बहता हुआ, बाढ़ के रूप में बहता हुआ सब कुछ बहा करके ले गया। अब रसुआ जिले में सबसे ज्यादा मार पड़ी है। वहां के जो पित्रावती इलाका है, तिमुरे है, स्याफ्रेबसी है, ये इलाके सबसे ज्यादा भयंकर चपेट में आए हैं। घर की घर, बाजार की बाजार, जो तटीय इलाके हैं नदी के किनारे, उनके आसपास जो मकान है, दुकानें हैं, बाजार, सब बह गए। अब बाढ़ का पानी आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते जो नुवाकोट है, नुवाकोट से भी ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी कई सारे घर बह गए हैं, बाजार बह गए हैं, और ये पानी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जितने भी आगे जिले हैं, धाडिंग है, गोरखा है, चितवन है, इन जगहों पर जो बालेन शाह हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री, उन्होंने एहतियाती कदम उठाते हुए लोगों को अपनी अपनी रिहाइश से नदी के किनारों से दूर कर दिया है, अलर्ट जारी कर दिया है। लोग अपना अपना घर बार छोड़ करके नदी किनारों से दूर हो गए हैं ताकि वो खुद को बचा सके। क्योंकि बाढ़ की जो प्रलयकारी तस्वीरें, इन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इन्हीं एहतियाती कदमों को देखते हुए भारत ने भी, जो बिहार सरकार है, उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये जो भोटे कोशी नदी है, ये भोटे कोशी जब आगे बढ़ती है
तिब्बत से नीचे उतर करके नेपाल में आती है। नेपाल में जब ये रसुवा, नवाकोट और इन जिलों से आगे, धड़िंग से आगे बढ़ते हुए जब आगे जाती है तो ये त्रिशूली नदी में मिक्स हो जाती है, तो इसका नाम त्रिशूली नदी हो जाता है। और जब यही त्रिशूली नदी और आगे बढ़ते हुए हिंदुस्तान की तरफ आती है, बिहार की तरफ आती है, तो ये भारत में आकर के गंडक नदी कहलाती है। तो भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश, खासतौर से बिहार में, वहां पर गंडक नदी बेसिन और कोसी नदी बेसिन, इस गंडक में और कोसी में इसके पानी का प्रभाव दिख सकता है। इसलिए गंडक नदी बेसिन और कोसी नदी बेसिन, इन दोनों बेसिन के किनारे जितने जितने जिले पड़ते हैं उनको अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। तो जो गंडक बेसिन के आसपास है, जैसे चंपारण है, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली, इसी तरीके से कोसी बेसिन है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, इन जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी या इतनी प्रलयकारी बाढ़ आई तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई माल का तो बहुत नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जान का नुकसान क्या हुआ। दोस्तों, यकीन मानिए, कहते हुए बताते हुए अंदर से मन बहुत अंदर से सिहरन पैदा होती है। 384 जो टूरिस्ट हैं, अभी आंकड़ा जो आया ये और भी बढ़ सकता है, 384 टूरिस्ट लापता हैं। इनमें से करीब 90 के आसपास नेपाली टूरिस्ट हैं और बाकी फॉरेनर्स हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो काफी संख्या में लापता हैं। वो पानी में बह गए, कौन जिंदा बचा, कौन बह गया, किसकी जिंदगी रही, किसकी जिंदगी खत्म हो गई, कहना मुश्किल है। नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल, वहां की आर्मी, रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। यह ऑपरेशन लगातार जारी है और जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त भी बाढ़ अपना प्रकोप लगातार दिखा रही है। पानी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है और इसका विनाश, ये विनाश का स्तर और कितना होगा अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए दुआ कीजिए कि जानमाल का नुकसान कम से कम हो। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग अलर्ट हो सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। बहरहाल आप सब लोगों से गुजारिश है कि सरकार जो गाइडलाइंस जारी कर रही है उनका पालन करें और परेशान ना हो, अफवाहों में ना आए, बहुत ज़्यादा पैनिक ना क्रिएट करें, लेकिन हाँ, सरकार की जारी की हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें और सुरक्षित जगहों तक पहुंच जाएं। इस खबर से जुड़े हुए और जो पहलू हैं, जैसे जैसे जो जो अपडेट आएंगे वो हम आपके साथ इसी तरीके से बारीक विश्लेषण के साथ साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।